Welcome, Panditji. I have also brought on our co-founder, Poshak. I am very interested, in the field of astrology. So, I thought I'll join you guys today. Very pleased. So we can have some fun. Absolutely. Very excited for this conversation. So, Panditji, are relationships and marriage really written in the stars? क्या वो एक ऐसी चीज है जो destined है from the start? या फिर is this something which is totally in our hands? Definitely, it's totally destined. हम अपने माता पिता का चुनाव नहीं कर सकते, हम अपने भाई बहन का भी चुनाव नहीं कर सकते, इसी प्रकार से हम अपने जीवन साथी का भी चुनाव नहीं कर सकते। ये सारे का सारा पास्ट लाइफ कार्मिक एक रिकॉर्डर की तरह होता है जो हमें इस जन्म में बिल्कुल वैसे करना होता है जैसे ऊपर का डायरेक्टर हमें बोलता है, वैसे हम करते चले जाते हैं। और हर युवा को ऐसा लगता है कि उसके हाथ में कंट्रोल होना चाहिए। उसने अपने माइंड में कुछ पैरामीटर्स बना रखे हैं अपने स्पाउस के बारे में, वो उनसे मैच करने का प्रयास करता रहता है। Right. वो बुरी बात नहीं है, वो अच्छी बात है, परंतु समस्या जब आती है जब उसको अपने पैरामीटर्स मैच होते हुए दिखाई नहीं देते। हमारी जो मेन कुंडली होती है उसी के साथ एक कुंडली होती है जिसे हम नवमांश कुंडली कहते हैं, D9 चार्ट। D9 चार्ट बेसिकली इसी चीज के लिए कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, आपके जीवन साथी की एजुकेशन कैसी होगी, उसका माइंडसेट कैसा होगा, उसका कैरियर कैसा होगा, उसमें लीडरशिप क्वालिटी होगी या नहीं होगी, वो सभी चीज ऑलरेडी होती है। मतलब बिफोर मैरिज क्या होगा, आफ्टर मैरिज क्या होगा, ये हम उस D9 चार्ट से बहुत क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। इट्स पॉसिबल। ज्योतिष से हम अपने लाइफ पार्टनर के बारे में पता कर सकते हैं और आपका जो लाइफ पार्टनर है वो सॉर्ट ऑफ प्रीडेस्टाइन्ड है। डेफिनेटली। तो इसमें कर्म का क्या रोल है? जो हमारे संबंधों के कर्म है वो विवाह वाली राशि के अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं और राशियों के पास ही पावर है किसी प्लेनेट को पावर देने की या पावर को कम करने की। अब आपको पता ही है कि ज्योतिष के द्वारा हम देख सकते हैं कि हम किस प्रकार का लाइफ पार्टनर मिलेगा, प्लस हम मैरिज लाइफ कैसी भोगेंगे, जिसे आम जनता समझती है कि कर्म है। कर्म का मतलब ऐसी चीजें जो हम भुगतने के लिए डेस्टाइन्ड है, मतलब हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और ये कुंडली में ही होता है। जैसे कि कई बार बोल देते हैं कि इसकी रेमेडी कर लो, मैरिज नहीं हो रही तो ये कर लो, और मैरिज अच्छी नहीं चल रही है तो ये रेमेडीज कर लो। बट वो डिपेंड्स ऑन कि क्या वो ऐसी सिचुएशन में है जिसमें रेमेडीज पॉसिबल है। जो स्थिर राशि होती है, वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, इन्हें फिक्स साइन भी बोलते हैं इंग्लिश में, इन राशियों में जो भी ग्रह बैठ जाएगा उसकी रेमेडी पॉसिबल नहीं है। यानी कि वह ग्रह जो परिणाम उसको दे रहा है वो उसको भुगतना ही होगा। हम नवमांश कुंडली में अगर देखें किसी व्यक्ति का 7th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस मींस हाउस ऑफ मैरिज, उसका स्वामी ग्रह अगर नवमांश कुंडली की किसी स्थिर राशि में चला गया तो उसके हाथ में 100 में से 100% कंट्रोल खत्म हो गया। वो जो होगा डेस्टिनी के हिसाब से वो उसके अनुसार ही उसको चलना पड़ेगा। So there's no free will. फ्री विल है क्योंकि केवल ये फिक्स साइन के साथ ही पॉसिबल है। चर राशियां होती है। चर का मतलब मूवेबल साइन, 1, 4, 7, 10। यानी कि मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये चारों राशियों में जो भी ग्रह आएगा उसको आप अपने फ्री विल के अनुसार अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। मूवेबल है, फिक्स्ड नहीं है। गॉट इट। अब आपको ऐसे समझना है, अगर किसी का 7th का लॉर्ड मींस हाउस ऑफ मैरिज का लॉर्ड अगर मूवेबल साइन में बैठा है तो वो कुछ हद तक चीजों को चुनाव कर सकता है। अगर उसने डिसीजन लिया है कि मुझे एक एजुकेटेड लड़की चाहिए तो और वो अगर प्रयास करेगा तो उसको मिल जाएगी। उसमें एफर्ट्स भी लग सकता है, प्लस उसमें रेमेडीज भी काम करती है। जो फिक्स साइन वाले जो फैक्टर है, हमारे हरियाणवी भाषा में कहते हैं जितनी मर्जी चप्पल घिस ले उसका कुछ नहीं होना। अच्छा, हाँ। तो पंडित जी, कोई पर्सन आपके पास अपनी कुंडली लेके आते हैं
है ना। और आप उसकी कुंडली में देख लेते हैं कि 7th लॉर्ड D9 में फिक्स साइन में है, और आप उसको देखते हैं कि इसका जो मैरिटल जो है ये बहुत हैप्पी नहीं रहेगा ये, तो अब क्या वो शादी ना करे? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। हम इस संसार में जो आए हैं ना, वो पास्ट कर्मा जो हम अधूरे छोड़ करके आए, उनको पूरा करने के लिए, उस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इस संसार में हमारा जन्म हुआ है। परमात्मा बहुत दयालु है, उसने हमें बहुत से तरीके दिए हैं इस जन्म में। पिछले जन्मों का नेगेटिव कर्मा को सही करने का भी तरीका हमें दिया है, और साथ में या वे आउट हमारे पास है। परंतु उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि कोई हमें नॉलेज देने वाला मिले। जब तक हम इस कार्मिक साइंस को जानेंगे नहीं, हम अपने आप से कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे युवाओं के तो ये भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि हमें मैरिज करनी है कि नहीं करनी है, या डिवोर्स जैसे नेगेटिव घटना से हमें ना गुजरना पड़े। हमें एक अलग ही इमोशनल फटीग से गुजरना पड़ जाएगा, एक ट्रॉमा हो गया लाइफ लॉन्ग, तो उनसे गुजरने से वो डर रहे हैं। पर जब हम इस साइंस को समझते हैं तो पोषक, ये हमारे ऋषियों की जो साइंस है, ऋषियों ने उसका मार्ग भी बताया है, समस्या बताई गई है, तो उसका रास्ता भी समझाया गया है कि आपको करना क्या है। हमारे ज्योतिष में कुछ योग ऐसे होते हैं जैसे स्त्री श्राप, ये पूर्व जन्म का श्राप है। ये श्राप जब जनरेट होता है, जब पास्ट लाइफ में हमने किसी को रिलेशनशिप में चीट किया है। मतलब ये ऐसा नहीं कि लड़के की कुंडली में मिलेगा, नाम ही इसका स्त्री श्राप है, बट टोटली रिलेटेड टू द रिलेशनशिप। अब ये कैसे जनरेट होता है? अब ये स्त्री श्राप किसी की कुंडली में बन रहा है, पहली बात तो उसको मैरिज होने में समस्याएं आएंगी, और किसी तरह से मैरिज हो भी गई वो उनके अकॉर्डिंग नहीं होगी, और जो मैरिज हो जाएगी उसको चलाने में मतलब ये एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नहीं तो पंडित जी, आप इसी एग्जाम्पल को लीजिए कि आपके पास क्लाइंट आता है आपका, और उसकी कुंडली में स्त्री श्राप होता है, ठीक है। तो अब आप एज प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? आप उन्हें क्या बोलेंगे कि वो शादी करें या ना करें, और करें तो चलाए कैसे? पोषक, पहले तो ये चीज समझ लीजिए, पूरे संसार में आधा %, 0.5% भी लोग नहीं है, उससे भी कम है, जिनकी कुंडली में डिनायल का योग होता है। डिले का मैक्सिमम में मिल सकता है, पर डिनायल का परसेंटेज बहुत बहुत कम है। अब डिले को देख करके कोई व्यक्ति डिनायल मोड में जा रहा है तो वो अपने कर्मा को अधूरा छोड़ रहा है, वो कर्मा उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो उनको अपना कर्मा पूरा करना चाहिए, उन्हें शादी जरूर करनी चाहिए। खास करके स्त्री श्राप वालों को जरूर करनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव भुगतान को अधूरा छोड़ देंगे तो मैरिज के अलावा ये हमारी हेल्थ पर आ जाता है पोषक। तो क्या क्या हेल्थ की सिचुएशन खराब होती है? डायबिटीज की समस्या है, डाइजेशन के इशू से वो जूझते ही रहते हैं। तो देखो, अब जो मिला है सो मिला है, अब हमें तो ये देखना है इसको टैकल कैसे करें, इसको कमजोर कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शादी करो, जैसे हो कर लो। सेकंड थिंग्स, स्त्री श्राप को दूर करने के कुछ रेमेडीज हैं। अगर उन रेमेडीज को करते हुए और कुछ नेगेटिव देख करके समझ करके भुगतान करते हुए, यानी अगर मैं पुरुष की निगाह से कहूं तो उसकी वाइफ उसको एनिमी मानेगी, और लड़की की कुंडली में तो उसका हस्बैंड उसको एनिमी की तरह बिहेव करेगा। छोटी छोटी बातों में टॉन्ट मारना, उसके फैमिलीज के बारे में बोलना। जब हमें समझ में आ जाता है कि स्त्री श्राप ये है, तो हमें पता है कि ये इंसान जो मेरे साथ है ये मुझे सपोर्ट नहीं करेगा, ये मुझे हेल्प नहीं करने वाला, ये मुझे इमोशनली बार बार डेंट मारेगा ही मारेगा। अब हमने कुछ हद तक उसको सहन करना है, बियर करना है। पर हाँ, ये ध्यान रखना, जो भी योग पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से हमें भुगतने पड़ रहे हैं, वो रेमेडीज 2 या 3 महीने में काम नहीं करती। वो किसी में 3 साल, किसी में 5 साल, और कभी कभी कुछ जाने अनजाने में भी रेमेडीज हो जाती हैं। रेमेडीज क्या है? हमारा दान, हमारा पुण्य, हमारी तीर्थ यात्राएं,
देवी देवताओं का आशीर्वाद, साधु संतों का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद, ये सब रेमेडीज हैं। कभी कभी हम जाने अनजाने में किसी देवी देवता को मानना शुरू कर देते हैं, मंत्र चांटिंग शुरू कर देते हैं, आदमी दुखी होकर के करना शुरू कर देता है और वो चीज़ें काम करना शुरू कर देती हैं और उन लोगों को धीरे धीरे कुछ सालों में रिलीफ आना शुरू हो जाता है। सो आई वांट टू नो कि हमारे ऑडियंस में बहुत लोग अभी सिंगल हैं, वो ढूंढ रहे हैं लाइफ पार्टनर को, उनको मिल नहीं रहा है। और आपने मेंशन किया पहले कि कुछ चीज़ें डिनाइड नहीं, डिलेड होती हैं। क्या कोई सही उम्र है शादी करने की, या फिर वो भी सब लिखा है पहले से? सही उम्र तो जो व्यक्ति जब पांव पर खड़ा हो जाए, जिसको स्त्री पुरुष संबंध समझ में आ जाए, वही सही उम्र है। ओके। एक तरह से इंडिया के हिसाब से बताऊं तो लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल। ये बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल का मतलब इसमें रिसर्च है कि भाई किस उम्र में शादी बेस्ट रहती है। अब आजकल कोई अपवाद है, अपवाद का मतलब होता है कोई मेडिकल पढ़ने चला गया, कोई रिसर्च करने चला गया, कोई पीएचडी कर रहा है, पीएचडी कर रहा है। कैरियर के चक्कर में शादी को डिले कभी नहीं करना चाहिए, ये मूर्खता है। को मैं मूर्खता की श्रेणी में डालता हूँ। अगर वो लड़का 24 से 25 वर्ष, 25वां वर्ष शुक्र ग्रह का होता है। शुक्र ग्रह ही रिलेशनशिप का और मैरिज का सबसे बड़ा प्लेनेट होता है। 25वें वर्ष में उसकी शादी हो जानी चाहिए। अब 25 के बाद वो जितना डिले करेगा तो फिर वो डिलेड केस है, मतलब उसको देरी का हम केस मानते हैं। ये 21 और 18 जो आपने शेयर करा, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये सब ग्रहों का ही चक्कर है। क्या आपको लगता है कि लोगों में इतनी समझ होती है उस एज में कि वो एक रिलेशनशिप को चला पाए, या उनमें इतनी पेशेंस होती है कि वो एक फैमिली को बिल्ड करें? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है पोषक। ये आज के युवाओं की जरूरत है ये प्रश्न। विवाह मूर्खता का खेल है और ये जितनी मूर्खता में हो जाए उतना बेस्ट रिजल्ट देता है। जितनी समझदारी से विवाह को किया जाता है उसका रस उसी समय खत्म होने लग जाता है। रस बहुत कम मिलता है या मिलता ही नहीं, क्योंकि इसका संबंध दिमाग से है ही नहीं। इसका संबंध आपके मन से है, बायोलॉजिकल संबंध है। मैं आपकी बात को एक दूसरे लेवल पे ले जाकर के कहूँ कि एक व्यक्ति लेट है, अब वो लेट हो गया है या एक लड़की बहुत लेट हो गई है, उसमें वो कंपैशन नहीं है, वो पैशन नहीं है रिलेशन बिल्ड करने का, जो एक 18 से 22, 23, 24 साल की लड़की में होगा। अब सिंपल सी बात है, उसको रिलेशनशिप की बहुत ज़्यादा नीड है और पति पत्नी में किसी बात पे छोटा मोटा झगड़ा भी हो गया, वो एक दूसरे को मनाने में लग जाएंगे। कभी आप किसी यंग बच्चों की शादी करवा करके देखो, वो सुबह रूठेंगे शाम को मान जाएंगे, शाम को रूठेंगे सुबह मान जाएंगे। उनका जो लड़ाई झगड़े का पीरियड मैक्सिमम 12 घंटे रहता है। रीजन क्या है? दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है। ये जो डिपेंडेंसी है यही आपकी बॉन्डिंग को मजबूत करती है। शुरुआती दौर उनका अच्छा होना चाहिए। आफ्टर मैरिज पहले 3 साल बड़े क्रिटिकल होते हैं हर एक की मैरिज लाइफ के लिए। पहले फर्स्ट 3, अगर किसी ने ये पहले 3 साल एक अच्छी मेमोरीज के साथ निकाल दिए तो बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं उनके मैरिज के लॉन्ग टर्म चलने के। तो ये बातें हमारे ना स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, ना एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई जाती हैं, जिनकी कि हमारे शिक्षित हिंदुस्तान में नहीं पूरे शिक्षित वर्ल्ड में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिलेशन बनाना, रिलेशन में रहना, ये मनुष्य की परम आवश्यकता है। इससे हमारी पूरी बायोलॉजिकल वाच तो चल ही रही है। हमारा इमोशंस का क्या? अब हमें बाहर कहीं गुस्सा आ गया तो मुझे एक साथी चाहिए ना जिसको मैं अपनी भड़ास निकाल के बताऊं। तो हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे की सिक्रेसी के साझेदार होते हैं, मतलब कंपेनियनशिप है, कंपेनियनशिप। वो अपने मन खोल करके बोल सकता है। उसके पास अभी कंपेनियन नहीं है और वो अपनी मन की बात नहीं कर पा रहा तो वो वैसे ही परेशान हो जाता है बहुत ज्यादा। तो अगर कोई सिंगल है और वो ढूंढ नहीं पा रहे, दे आर लिटरली स्ट्रगलिंग कि कोई मिल नहीं रहा है जो मेरे चेकलिस्ट से मैच हो रहा है, तो आप उनको क्या सलाह देंगे? वो क्या कर सकते हैं? वो शादी करना भी चाहते हैं, इमोशनल सपोर्ट भी
चाहते हैं, कंपेनियनशिप भी चाहिए, बट आज के जमाने में इट्स बिकम सो डिफिकल्ट लाइक यू सेड टू फाइंड पीपल। तो आप उनको क्या कहना? नहीं, डिफिकल्ट तो हमेशा से था, पर आज से 20-25 वर्ष पहले ये काम हम लोगों ने अपने माता पिता पर छोड़ रखा था, तो इसलिए हमें डिफिकल्ट नहीं लग रखा। आज का युवा ने उसे अपने हाथ में ले लिया है। उसे लगता है पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, वी आर सो इंटेलिजेंट। और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बला टली, टेंशन खत्म हुई। हर माँ बाप को अपने बेटे बेटी के बारे में पक्का पता होता है कि ये किसका स्वभाव कैसा है। वो कहता है ये पक्का लड़ेंगे, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, इसलिए हम बीच में ना पढ़े तो अच्छा है। कल को ये ना कह दे कि तुम्हारी वजह से हमने शादी करी है। तो हम ब्लेम नहीं लेना चाहते, इसलिए पेरेंट्स ने भी साइड में हो गए। और नया जो नौजवान के साथ समस्या ये है कि उसको डायरेक्शन नहीं मिल रही है। तो आजकल सबसे अच्छा साधन तो मैरिज ब्यूरो है, जहाँ पर वो अपना चेकलिस्ट जा करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज पहले तो रिलेटिव्स होते थे। आपके पास प्रोस्पेक्टिव मतलब लड़के आते हैं या लड़कियां आती हैं दूसरों की कुंडली लेके फॉर कंपैटिबिलिटी मैचिंग। ये क्या फंडा है कंपैटिबिलिटी मैचिंग का? ऋषियों ने मैच मेकिंग के लिए 8 पैरामीटर्स बनाए हुए हैं कि इन पैरामीटर्स के आधार पर जितने मैक्सिमम नंबर्स गेन करेंगे ये लोग, उतना दोनों में अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति बना रहेगा फॉर द लॉन्ग टर्म। टोटल पॉइंट्स कितने होते हैं इसमें? 36। तो इसमें पंडित जी पासिंग मार्क्स होते हैं, जैसे फर्स्ट डिवीजन हो गया या कुछ? 18 नंबर्स। 18 से ऊपर जो नंबर होते हैं उनको हम ठीक मानते हैं। अच्छा। पर बेटर नंबर हम मानते हैं 24। अच्छा। जो 24 से ऊपर जाएगा उससे तो जितना हायर है उतना बेटर है। हाँ, जितना हायर है बेटर है, बट नॉट अबाउट द 30। जो ये गुण मिलान है इसका इम्पैक्ट केवल 10% है, ज्यादा नहीं है। इंटरेस्टिंग। तो फिर फायदा ही क्या है चेक करने का अगर 10% का ही? टाइम पास है, बहुत अच्छा टाइम पास है, बड़ा मन लगा रहता है और उनको बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा तो मैं भी कुछ लोगों को जानता हूँ, उनकी शादी बहुत अच्छी चल रही है, सिर्फ 10 गुण मिले। मैं तो कह ही रहा हूँ, मैंने अभी आपको बताया, मेहनत लगा रहे हैं उस रिश्ते को। मेहनत की जरूरत नहीं होती रिश्ते में, हमेशा ध्यान रखिए। वो रिश्ता नहीं होता जिसमें मेहनत करने की जरूरत हो। रिलेशनशिप हमेशा एफर्टलेसली होना चाहिए। जैसे मेडिटेशन एफर्टलेसली होता है, ऐसे ही रिलेशनशिप एफर्टलेसली होता है। एक बाप अपने बेटे को प्रेम करने के लिए किसी प्रकार का एफर्ट्स नहीं करता, वो एफर्टलेसली है। एक बेटा बाप के प्रति एफर्टलेसली प्रेम करता है, वो कोई मतलब नहीं है, या तो नेचुरल है या नहीं है, बस सिंपल कंसेप्ट। मतलब पंडित जी जो है बेसिकली वाइब की बात कर रहे हैं। मतलब या तो दो लोगों के बीच में वाइब है या नहीं, मतलब उसमें अलग से जोर। तो अंग्रेजों का सिस्टम है भाई। अच्छा, पंडित जी अपने हरियाणा में क्या सिस्टम है? पहली चीज तो पोषक ये समझने की जरूरत है, लड़का और लड़की दोनों सेम नेचर के नहीं होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट। जो मेरी कमी है वो मेरी वाइफ उसको कंपनसेट करे, जो वाइफ की कमी है उसको मैं कंपनसेट करूं। ये है एक अच्छी मैरिज लाइफ। अब सपोज करो मैं इमोशनल पर्सन हूँ, मेरी वाइफ भी इमोशनल हो जाए तो वो रोने लगेगी, मैं रोने लग जाऊंगा। अरे दोनों मियाँ बीवी बैठ के रो रहे हैं, who will help him? Doesn't work. कंपैटिबिलिटी का मतलब सिमिलैरिटी नहीं होता। यस, कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि एक दूसरे के कमियों को पूरा करे। यस, यिन एंड यांग। हाँ, इसीलिए जो ज्यादा पढ़े लिखे दोनों हस्बैंड वाइफ सेम एजुकेशन के ले लो, 2 डॉक्टर ले लो आप, बनी ये तो बड़ा चलन है कि 2 डॉक्टर करेंगे, 2 लॉयर करेंगे। मैं वही पे आ रहा हूँ, ये बिल्कुल रॉन्ग है। नहीं पंडित जी, लेकिन अब देखिए ना, इसका एक दूसरा एक पर्सपेक्टिव है। जो मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड कहते हैं कि भाई हम पूरे दिन बहुत हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ है, हम इसे सर्जरी रूम में रहते हैं, ये होता है वो होता है, तो हम जब घर आते हैं तो हमारी लाइफ जो कोई समझ सकता है वो डॉक्टर ही समझ सकता है। ये आप क्या कमेंट करेंगे? ये मिथ है पोषक। यार 5 दिन में समझ में आ जाता है कि सामने वाले की लाइफ क्या है। क्या किसी लड़की को नहीं पता कि एक डॉक्टर कितना बिजी होता है? क्या वो जीवन में कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गई? क्या उसने किसी डॉक्टर के यहाँ की भीड़ नहीं देखी? तो पंडित जी, ये प्रॉब्लम कॉमन सेंस की प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों है कि डॉक्टर्स को प्रेफर करते हैं, लॉयर्स को प्रेफर करते हैं? उनको दिमाग में डाल दिया गया है कि कमाने वाली लेकर के आओ, तुम 2 लाख रुपए कमाओगे महीना, वो भी 2 लाख रुपए महीने हो जाएंगे 4 लाख रुपए।
फाइनेंस है वो। दोनों प्रोफेशन सेम होते हैं तो क्या दोनों स्पाउसेस में कंपटीशन की भावना आ जाती है? ऑटोमेटिक, ये मनुष्य का मनोविज्ञान है। कंपटीशन करना एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, मीन्स नेचुरल है, ये बहुत नेचुरल है भैया। जब भी कोई शादी करे वो परिवार की स्थिति को देख करके करे। दोनों का परिवारों में फाइनेंशियली बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि दोनों का एक दूसरे का बैलेंस कितना है, आप कितना कमाते हो, मैं कितना कमाता हूँ। लड़कों को इस शैतानी खुराफाती दिमाग से बाहर आ जाना चाहिए कि मुझे लड़की पैकेज वाली चाहिए। समझ लो बात को। नहीं, लड़की ऐसे परिवार से होनी चाहिए जिस फैमिली का फाइनेंशियल स्टेटस आपके फाइनेंशियल स्टेटस से मैच करता हो। ये क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है। अगर एक कमजोर परिवार की लड़की जब अमीर परिवार में आती है, पोषक मेरे पास इतने केस आते हैं बस क्या बताऊं। बड़ा परिवार का आदमी ये सोच करके लड़की, गरीब लड़की को लेकर के आता है कि ये आएगी तो खुश हो जाएगी, मेरे यहाँ गाड़ी देखेगी, बंगला देखेगी, ये देखेगी, वो देखेगी। पर आप मनोविज्ञान को समझो, शुरुआत में तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा, कुछ समय बाद ही उसको लगेगा यार ये लोग बड़े इगोस्टिक टाइप के लोग हैं, ये मुझे टॉन्ट मार रहे हैं। पंडित, ये तो वैसे बहुत गलत बात है, बिकॉज अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है और उसके अंदर एक अच्छी वैल्यूज हो तो उस तरीके की बात कभी करेगा नहीं। पोषक पढ़े लिखे होने में और गुणे होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो आईक्यू लेवल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस, आप लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, आप उनको कितना समझ पा रहे हैं, लोगों की भावनाओं को समझना। पर इमोशनल इंटेलिजेंस बताओ इंजीनियरिंग में सिखाया जा रहा है या पीएचडी में सिखाया जा रहा है या एमबीए की क्लासेस में सिखाया जा रहा है? ये ज्योतिष में जरूर सिखाया जाता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस देखते कैसे। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, आई हैव लर्नड सो मच। तो हमारे पास 2 जन का चार्ट है, हम लाए हैं। आई जस्ट वांटेड टू लुक एट इट एंड लेट अस नो कि क्या आपको लगता है कि ये एक लंबे समय तक चल पाएगा या फिर वो टूट जाएगा जल्दी से। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये 2 देखें, ये लड़की है, ये लड़का है। देखो, मैं आपको थोड़ा सूत्र सिंपल सा समझा देता हूँ चीजों को आगे बढ़ाने से पहले। लड़के की कुंडली में शादीशुदा जीवन को बहुत अच्छे से चलाने के लिए एक ग्रह बहुत जरूरी है जो ठीक होना चाहिए। उस ग्रह का नाम है शुक्र। हर आदमी की कुंडली पर ये नियम लागू होता है। बॉयज, यू शुड चेक योर वीनस। वीनस जितना अच्छा होगा वहीं से पता चल जाएगा कि लड़के का शादीशुदा जीवन कितना अच्छा आगे चलेगा। ये पहला कंसेप्ट। अभी आपने जो मुझे कुंडली दी है ये मिथुन लगन की कुंडली है। अब मिथुन लगन में शुक्र तीसरे भाव में विराजमान है। अब शुक्र का जो तीसरे भाव में बैठना ये कोई खराब चीज नहीं है, ये अच्छी चीज है। बट अब रूल्स रेगुलेशन लगते जाएंगे। शुक्र ग्रह पर शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। इस कुंडली में शनि शुक्र को देखता है क्योंकि शनि का जो नेचर है वो बड़ा सेपरेटिव है। उसको वैराग्य बड़ा पसंद है, उसको बहुत ज़्यादा शादी से कोई खास लेना देना नहीं होता। दूसरी बात, इस कुंडली में व्यक्ति का मंगल बद है। अब मंगल बद एक बड़ा टेक्निकल सी बात होती है कि मंगल बद जो है वो रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम पैदा करता है। मंगल बद से आदमी को गुस्सा जल्दी आ जाता है, ईगो प्रॉब्लम उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, डिबेट्स बहुत ज़्यादा करने लग जाता है व्यक्ति। तो उस तरह की चीज़ें उनमें आनी शुरू हो जाती हैं। तो रिलेशनशिप के लिए अब ये चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती है ना। सूर्य के साथ जो भी ग्रह बैठता है बुध को छोड़ करके वो थोड़ा वीक हो जाता है। और अगर वो कंबस्ट हो जाए तो यानी कि शादी जिस ग्रह को चलानी है, जिसको निभानी है, वो ग्रह बेचारा कमजोर पड़ा हुआ है। चौथा रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन है इस चार्ट का, वो है स्त्री श्राप। चंद्रमा 2nd हाउस में बना हुआ है। अब ये चंद्रमा 2nd हाउस में बैठा है तो रिलेशनशिप कैसे चलाएंगे भगवान ही मालिक है। वाओ।
अब हम लड़की का देखें तो कर्क लगन, अच्छा दोनों में प्रॉब्लम है। दोनों में। कर्क लगन का है तो लग्नेश अष्टम में चला गया अमावस्या दोष के साथ, ये चीज अच्छी नहीं है। जिसका भी लग्नेश छठे में चला जाए, आठवें में चला जाए, 12वें में चला जाए, इट्स नॉट गुड फॉर द रिलेशनशिप। दूसरी बात, पोषक अमावस्या दोष बन गया कुंडली में। अमावस्या का मतलब ही है कि हमें फीलिंग नहीं आ रही, इमोशनली हमें ऐसा अनसेटिस्फेक्शन सा फील कर रहे हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि ऐसा लगता है कि हमारे इमोशंस की तो सामने वाला कदर ही नहीं करता, एक पैसे की। हम क्या सोचते क्या नहीं सोचते। लड़की का मंगल बहुत बोल्ड है, लड़की बहुत बोल्ड है, तो उसको एक तो इस चीज की परवाह नहीं है कि मेरा क्या होगा। स्ट्रॉन्ग विद डिसीजन मेकिंग, डरते नहीं है ऐसे लोग, दबंग होते हैं थोड़ा। मंगल बहुत पावरफुल है। अगेन मंगल बद है, मंगल बद है तो मतलब लड़की को भी डिबेट करना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, लड़की के लिए डिबेट करना एक मनोरंजन का साधन है, तो उसको लगता है कि ये बातचीत होगी और उसके बाद सब मामला शांत हो जाएगा। धन है, बट लड़के के लिए सीरियस टास्क है कि ये बात कही क्यों, ये बोला कैसे, वो दिल से लगा लेगा और यहाँ पर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर हम देखें इन 2-3 पॉइंटों को, you would not recommend कि इन दोनों की शादी हो। तो this is a celebrity couple जिनका बहुत पब्लिक शादी भी हुई थी और तो बहुत टूट गई शादी? पब्लिक टूट गया। एंड जैसे आपने उनको डिस्क्राइब किया बिल्कुल वैसे ही है। हार्दिक पांड्या की है तो इसका मतलब स्त्री श्राप तो है ना, वो कहाँ जाएगा। स्त्री श्राप, चाहे दूसरी मैरिज कर लो, तीसरी मैरिज करो, जब तक इस श्राप को सही ढंग से इसको नहीं ठीक किया जाएगा, जब तक आदमी 3 मैरिज करे, 4 करे, 5 करे, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। हर लड़की उसके जीवन में आएगी, उसको इमोशनल डेंट मारेगी और ये परेशान होता रहेगा। So that is super fascinating. Thank you so much. एक और couple last. This is another couple. This is the लड़का लड़की। और बुध कहाँ गया? बुध मरकरी लाभ स्थान में चला गया। वेरी गुड। धनु और कर्क, ठीक है जी। तो आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों की जोड़ी शादीशुदा है या नहीं, ये बताओ मुझे। तो शादीशुदा है। शादीशुदा है ना। देखो, लड़की के चार्ट के अंदर कुछ बड़े पॉजिटिव चीजें हैं जो मैरिज को बचाने का ये भरसक प्रयास करेगी। लड़के की कुंडली में कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है। इसका मतलब है एक जीवन साथी बचाने का प्रयास करेगा और एक बार बार गड़बड़ करेगा, बट ऐसी मैरिजेस चल सकती हैं, चाहे तो चल सकती है। इंटरेस्टिंग। कारण क्या है? लड़के की कुंडली में कोई स्त्री श्राप नहीं है। दूसरी बड़ी बात, लड़के की कुंडली में कोई भी मंगल बद नहीं है। लड़के की कुंडली में, यानी ये स्त्री श्राप से फ्री है, मंगल बद से फ्री है। इसके कुंडली में एक ही प्रॉब्लम है कि लग्नेश छठे में बैठा है। अब जिसका लग्नेश छठे में बैठा होता है वो वैसे तो बड़े इंटेलिजेंट माने जाते हैं, बट ये कई बार बिना मतलब का आर्गुमेंट छेड़ बैठते हैं। बट लॉजिकल आर्गुमेंट्स होता है, पर ये चाहते हैं कि हमारी बात को बिल्कुल यस कहा जाए। लड़की की कुंडली को अगर हम देखें तो ये फिर अगेन कर्क लगन की कुंडली आज आपने दे दी मुझे, कि इसका लग्नेश चतुर्थ भाव में बैठा, चौथे में। ये इमोशनली बैलेंस बहुत है, ये चीज़ों को टैकल करना जानती है, चीज़ों को समझ जाती है। और इसकी कुंडली में भी मंगल बद नहीं है, इसकी कुंडली में भी स्त्री श्राप नहीं है। जो मतलब रिलेशनशिप को तोड़ने वाले जो फैक्टर होते हैं वो इनकी चार्ट में बहुत कम है, बट कम है। एक ही बात है इस चार्ट के अंदर कि लड़की का जो मंगल है वो उच्च का है। उच्च का मंगल बहुत अच्छा माना जाता है कर्क लगन वालों के लिए, तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। ये पंच महापुरुष राजयोग की फॉर्मेशन हो जाती है इसमें, तो ये भी एक अच्छी बात है। जहां पर कम प्रॉब्लम होती है उसको टैकल किया जा सकता है, उसको समझा जा सकता है, और छोटी मोटी प्रॉब्लम होने पे छोटी मोटी रेमेडीज करके भी इसको आगे किया जा सकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये these two charts are विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा। हाँ, अरे वाह। जिनका मैरिज तो हम सब
बहुत ही मतलब आइडियलाइज करते हैं. सो इंटरेस्टिंग कि ये सारी चीजें कुंडली में लिखे हैं, वो हम देखते हैं रियल लाइफ में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग another episode of Ask the Expert. If you enjoyed this video, do be sure to hit subscribe, share this video with your friends who may be struggling to get married, and leave in the comment section below what more questions you have for Pandit Ji Vashisht that we would love to ask next time. See you in the next one. Bye.